दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। आज जो परिस्थितियां हैं खासकर पिछले 3-4 दिनों से दिखाई दे रही हैं, यूं कहें कि पिछले 4-5 सालों से दिखाई दे रही हैं, उन परिस्थितियों में जांच एजेंसी न्याय और इंसाफ का ब्रांड बनती हुई नजर आए। प्रधानमंत्री जांच एजेंसियों को न्याय और इंसाफ के ब्रांड के तौर पर संबोधित करना शुरू कर दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की नींव डाली जा रही है। और उस शासन व्यवस्था के बीच कभी अभिषेक बनर्जी, कभी संजय राउत, कभी अरविंद केजरीवाल, कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह, कभी डीएमके का कोई मंत्री, कभी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का कोई व्यक्ति, कभी चंद्रबाबू नायडू, कभी के कविता, कोई निशाने पर हो सकता है, कभी पंजाब का कोई मंत्री, और कभी तो कुछ ऐसे लोग निशाने पर हो सकते हैं जो जांच एजेंसियों का प्रेम पत्र हाथ लगते ही यानी जांच एजेंसियों की तरफ से जिस प्रकार की चीजें होती है, मसलन की पूछताछ, सुनवाई, तमाम तरह की चीजें, उन सब के पहले ही पाला बदल कर या तो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीतियों के नक्शे कदम पर चलते हुए उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ताजा मामला अमित कात्याल नाम के एक व्यवसायी की गिरफ्तारी का है। ईडी ने उसे अपनी हिरासत में लिया है। 16 नवंबर तक वो ईडी के हिरासत में है। लेकिन अमित कात्याल की इस गिरफ्तारी ने बिहार सरकार का क्या होगा, बिहार में सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार का भविष्य कितने दिनों तक है, इसको लेकर के सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सवालिया निशान कई अन्य चीजों को लेकर है। मसलन इंडिया गठबंधन का क्या होगा। कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, उस गठबंधन के साथ बिहार के महागठबंधन के संबंधों पर इसका किस प्रकार से असर पड़ेगा। और इन सब से आगे बढ़कर लालू परिवार के सियासी वारिस, लालू यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव का क्या होगा। जरा सोचिए, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के 2 वीडियो सामने आ गए, और इन वीडियो में जो बातें कही जा रही है, यदि वो वीडियो सही है, यदि उस वीडियो में किसी भी प्रकार का जाल फरेब नहीं है, तो क्या ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वहां दिखाई नहीं देता। मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा जब इस प्रकार से तय की जा रही है, जिस प्रकार से सिर्फ विपक्ष के लोगों को ही पकड़ा जाए। संजय राउत की गिरफ्तारी एक ऐसे मामले में हुई कि उन्हें जमानत देते वक्त कोर्ट ने भी कहा कि आखिर किस व्यक्ति ने इस मामले को, दीवानी मामले को, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया। जब कोर्ट को यह कहने की नौबत आ रही है, वहां उस दौर में जब कथित तौर पर एक वीडियो फुटेज में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे 100 करोड़ 500 करोड़ जैसी बातें कहते और सुनते नजर आ रहे हैं, अब तक ईडी के कानों पर जूं नहीं रेंगी है। अब तक ईडी ने उनसे पूछताछ की जहमत नहीं उठाई है। अब तक उस कथित भ्रष्टाचार के मामले में टीआरपी बटोरने की हिम्मत किसी मीडिया के, गोदी मीडिया के बड़े घराने ने नहीं दिखाई है। लेकिन अमित कात्याल की गिरफ्तारी से उपजने वाली परिस्थितियां, एक भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई परिस्थितियां और दूसरी सियासी तौर पर बनने और बिगड़ने वाली परिस्थितियां, ये दोनों ही परिस्थितियां चुनावी वर्ष में, चुनावी मौसम में, एक ऐसे दौर में जब लोकसभा चुनाव 6-7 महीने के अंदर हो जाने हैं, लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाना है, उसके पहले नई लोकसभा गठित हो जानी है, और उस नई लोकसभा के गठन के पहले जो चुनावी बिसात बिछाई जानी है, उसमें बिहार के महागठबंधन की कितनी बड़ी भूमिका है, ये कहने की जरूरत नहीं है। पूरे देश को बिहार नहीं, पिछले साल के महाराष्ट्र वाले ऑपरेशन के बाद वो बिहार ही वो राज्य था जिसने पूरे देश में विपक्ष की उम्मीदों को जिंदा करने का काम किया। बिहार ही वो राज्य था जहां नीतीश कुमार ने एक ऐसी बिसात बिछाई जहां न सिर्फ बिहार की सत्ता बदली, बिहार की सत्ता का सहयोगी दल बदला, बल्कि हिंदुस्तान की सियासत का मन और मिजाज करीब करीब बदल कर रख दिया है। आज कोई हिंदुत्व की बातें नहीं कर रहा। आज राम मंदिर की बातें भी हो रही है तो बेहद दबी जुबान से। जो नेता बोल भी रहे हैं उनका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। और इन सब के पीछे जो एक व्यक्ति जिम्मेदार है, उसका नाम नीतीश कुमार है। इन सब के पीछे जो परिस्थितियां जिम्मेदार है, वो परिस्थितियां वही है जिन परिस्थितियों को नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक कौशल के बूते पैदा किया है। लेकिन नीतीश कुमार की बिहार सरकार के सबसे बड़े सारथी
यदि कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण हैं। राष्ट्रीय जनता दल है जो बिहार विधानसभा की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बिना राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन के बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब उस राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, उस राष्ट्रीय जनता दल के प्रथम परिवार के ऊपर यदि सियासत इस ढंग से की जा रही है और सियासत में जांच एजेंसियां बीच में आ रही है, वो भी चुनावी वक्त में बीच में आ रही है, तो मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है। क्योंकि यदि भ्रष्टाचार का मामला होता तो 2016-17 से मामला चल रहा है, उस वक्त से मामला पब्लिक डोमेन में है, उस वक्त से जांच एजेंसियां इसमें लगी हुई है। लेकिन जब तक तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और बिहार में एनडीए को 40 में 39 लोकसभा सीटें मिल रही थी, उस वक्त तक इन जांच एजेंसियों को तेजस्वी यादव पर मामला खोलने, अमित कात्याल को हिरासत में लेने, सीबीआई को अपनी गतिविधियां शुरू करने और लालू परिवार में लालू यादव से आगे जाकर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रागिनी यादव, ये तमाम नाम जो उनके परिवार के बेटे बेटियों और पत्नी की है, उन तमाम नामों का जिक्र एक ऐसे व्यक्ति की कंपनी के साथ, कंपनी के ट्रांसफर, शेयरों के लेन देन में जब सामने आ रहे हैं, उस किंग पिन को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पकड़े जाने के पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही है? और क्या वाकई ये भ्रष्टाचार है? और इससे भी बड़ा सवाल कि यदि ये भ्रष्टाचार है तो इस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई लोकसभा चुनाव के ठीक पहले क्यों, जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उसी दौर में क्यों? भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर इस देश का कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया संस्थान, कोई भी यूट्यूब चैनल किसी भी भ्रष्टाचारी के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का जो रिकॉर्ड रहा है वो रिकॉर्ड सही है? 95% मामले ईडी ने पिछले 7-8 सालों में जो दर्ज किए हैं वो मामले सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ किए हैं, विपक्षी दलों से जुड़े हुए नेताओं के खिलाफ किए हैं। कुछ को तो भाजपा में भी शामिल करवा दिया और कुछ को भाजपा का गठबंधन सहयोगी बना लिया। जो भाजपा में ईडी का नोटिस मिलने के बाद गए, शुभेंदु अधिकारी और हेमंता बिश्व शर्मा जैसे लोग, उनका नाम सभी जानते हैं। और जो भाजपा का सहयोगी दल बनने गए, उसमें अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये नाम भी सभी लोग जानते हैं। एकनाथ शिंदे का नाम भी सभी लोग जानते हैं। उनके साथ टूटी हुई शिवसेना का नाम भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो टूटने के लिए तैयार नहीं है, क्या उसकी गति मनीष सिसोदिया और संजय सिंह वाली होगी, सत्येंद्र जैन वाली होगी? क्या यही ईडी और जांच एजेंसियों की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई का मुख्य मकसद है? क्या इसी काम के लिए बार बार संजय मिश्रा को एक्सटेंशन दिया जा रहा था और अंततः सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद 15 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक उनके कार्यकाल को खत्म किया गया? आखिर संजय मिश्रा की इतनी अहमियत क्यों थी? और संजय मिश्रा के बाद, जब उनके जाने के बाद ईडी काम कर रही है, क्या वो संजय मिश्रा के बताए हुए रास्ते पर चल रही है? और क्या वो रास्ता वही है कि सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं को चुन चुन कर पकड़ा जाए? जिस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनने के अपने मिशन पर निकले हुए थे, पटना में रैली कर रहे थे, रैली में ब्लास्ट भी हो रहे थे और उस रैली में नरेंद्र मोदी की एक स्पीच काफी वायरल हुई थी। और उस स्पीच में जिक्र क्या था? एक बार नहीं, 2 या 3 बार नरेंद्र मोदी ने एक शब्द दोहराए थे, चुन चुन कर साफ करोगे, चुन चुन कर साफ करोगे। ये सवाल जनता से पूछा जा रहा था। तो क्या मौजूदा दौर में विपक्ष को चुन चुन कर साफ करने की कवायद हो रही है? जरा इस मामले को पहले भ्रष्टाचार के पहलू से देखते हैं, फिर राजनीतिक मामले पर आते हैं। ये मुद्दा क्या है? अमित कात्याल नाम का व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? अमित कात्याल दरअसल राबड़ी देवी के कार्यकाल में, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, जो बतौर मुख्यमंत्री उनका अंतिम कार्यकाल था 2000 से 2005 के बीच वाला, उस कार्यकाल में उन्होंने पटना जिले में एक शराब फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद उनकी एक कंपनी है AB एक्सपोर्ट्स और एक दूसरी कंपनी है AK इंफोसिस्टम। AK इंफोसिस्टम को लोग कहते हैं कि इसका पूरा नाम है अमित कात्याल इंफोसिस्टम लिमिटेड। अब इस AK इंफोसिस्टम के शेयर बेहद कम पैसे में लालू परिवार के लोगों को दे दिए गए। अब AK इंफोसिस्टम के शेयर जब दे दिए गए तो AK इंफोसिस्टम का जो दिल्ली में कार्यालय था, फ्रेंड्स कॉलोनी का एक बंगला,
दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का, वो बंगला भी लगे हाथ ट्रांसफर हो गया। और कहा जाता है कि उस बंगले का इस्तेमाल तेजस्वी यादव अपने निजी रिहायश के तौर पर जब भी दिल्ली आते हैं तो करते हैं। सवाल उठता है कि अमित कात्याल और इसके बीच में संबंध क्या है, और इस मामले की शुरुआत कहां से होती है? इस मामले की शुरुआत होती है लैंड फॉर जॉब के कथित मामले से। लैंड फॉर जॉब यानी लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दरमियान का, यानी 2004 से 2009 के बीच के यूपीए 1 के शासनकाल का एक कथित घोटाला। कहा गया कि रेलवे में कुछ लोगों को एडहॉक बेसिस पे ग्रुप डी की नौकरियां दी गई, फिर उनकी नौकरी पक्की तभी की गई जब उन्होंने अपनी कुछ जमीनें, कहा जाता है कि चिन्हित जमीनें, जिन पर लालू परिवार के लोगों की कथित तौर पर नजर थी, उनको एके इंफो सिस्टम के नाम से या कुछ दूसरे लोगों के नाम से ट्रांसफर किया गया। और वो ट्रांसफर किया हुआ जमीन वो लालू परिवार के लोगों के नाम पर दोबारा से ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद से जिन लोगों को एडहॉक बेसिस पे नौकरियां मिली थी, उनकी नौकरियां पक्की की गई। यही आरोप, इसी आरोप को देखते हुए एके इंफो सिस्टम के पूर्व मालिक अमित कात्याल को, चूंकि वर्तमान मालिक तो बताया जाता है कि एके इंफो सिस्टम में लालू परिवार के लोग हैं। अब वो राबड़ी देवी भी हो सकती हैं, तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं, तेज प्रताप यादव भी हो सकते हैं, या संयुक्त रूप से भी हो सकते हैं। तो इस तरह से एके इंफो सिस्टम के फाउंडर अमित कात्याल को पकड़ा गया और कहा जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब मामले की कुछ जमीनें, जिसके लिए जमीन रजिस्ट्री करवाकर उसके बदले में लोगों से रिश्वत के तौर पर, कथित रिश्वत के तौर पर जमीन ली गई थी, सरकारी नौकरी देकर उसके बदले में उनकी जमीनें ली गई थी। उस मामले में जब अमित कात्याल की गिरफ्तारी हुई है, अमित कात्याल 16 नवंबर तक ईडी की गिरफ्त में है, हो सकता है वो आगे भी गिरफ्त में रहे। तो कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों का और ईडी के मौजूदा दौर में जो उसकी मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका है, उसको देखने वाले लोगों को लगता है कि ये मामला अमित कात्याल का नहीं है, बल्कि ये मामला बिहार के संभावित चुनावी नतीजों से लगभग निराश हो चुकी भारतीय जनता पार्टी का एक अंतिम दांव है। और ये अंतिम दांव क्या है, जरा इसको समझने के लिए संजय सिंह की गिरफ्तारी वाला चैप्टर भी खोल करके देख लेते हैं। संजय सिंह पर क्या आरोप था, आरोप किसने लगाए थे? मौखिक आरोप है, कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह पर यह आरोप लगाए गए कि शराब घोटाले में कुछ शराब माफियाओं को संजय सिंह ने दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए लोगों से मिलवाया, रसूखदार लोगों से मीटिंग करवाई, और बदले में कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को भी कुछ मिला। हो सकता है कि यह भी कहा गया हो कि संजय सिंह को भी कुछ दिया गया, लेकिन खुद कोर्ट ने माना अब तक कोई मनी ट्रेल ईडी साबित नहीं कर पाई है, न कुछ कैश बरामद कर पाई, न कोई चेक का रिकॉर्ड दे पाई, न किसी एनईएफटी या फिर दूसरे तरह से जो ट्रांसफर होते हैं, न उसका सबूत दे पाई। बस सिर्फ आरोप है, और उस आरोप पर किसने किसको मिलवाया, और जिस आदमी ने कहा वो खुद शराब व्यवसायी, वो आदमी अप्रूवर बन गया, यानी सरकारी गवाह बन के उसे जमानत मिली, और जमानत मिलने के बाद वो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं वाली भाषा बोलने लगा। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में है, उस सत्ता के अधीन ईडी है, तो क्या यह भी तो हो सकता है कि इस शर्त पर जमानत दिलाई गई हो कि आपको भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलनी है, ताकि संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा सके, ताकि मनीष सिसोदिया की बेल पिटीशन को रोका जा सके, उनकी जमानत का विरोध किया जा सके। इन सारे मामलों को देखकर यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी के बयान से, बिना कोई मनी ट्रेल या सबूत मिले हुए, जब संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो तेजस्वी यादव के मामले में आगे क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, ये तो जांच एजेंसियां और कोर्ट तय करेंगे। लेकिन अमित कात्याल की कंपनी का बेहद कम पैसे में तेजस्वी परिवार के लोगों को उस कंपनी की ऑनरशिप ट्रांसफर हुई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कम से कम अभी जो सबूत बाहर आते हुए दिख रहे हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब यहां संबंधों की पुष्टि अमित कात्याल के साथ हो रही है, तो आगे इस मामले में ईडी कोई और मामला बढ़ा पाएगी और किस तरह से लैंड फॉर जॉब के मामले के साथ इसको जोड़ पाएगी। कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की तरह खुला खेल नहीं है कि उसमें कुछ प्रूफ करना मुश्किल लग रहा है। इस मामले में
ऐसा हो सकता है कि ईडी कुछ साबित करने की स्थिति में पहुंच भी जाए, लेकिन सवाल यही है कि तोमर के बेटे पर चुप्पी क्यों है। सवाल यही है कि जिन लोगों को ईडी का नोटिस यानी प्रेम पत्र मिला और वो भाजपाई हो गए, उन पर चुप्पी क्यों है। सवाल यही है कि जो लोग एनसीपी और शिवसेना तोड़ करके आए, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा भोग करके आए, उन लोगों पर दोबारा ईडी क्यों नहीं जा रही है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। ये एक सवाल है कि आखिर अमित कात्याल, एके इंफोसिस्टम, लालू परिवार, तेजस्वी यादव, इन सब के बीच संबंधों की पुष्टि जब प्राइमा फेसाई प्राथमिक तौर पर होती हुई दिखती है तो लालू परिवार के पास विकल्प क्या है, और इसी विकल्प को देखकर बिहार की राजनीति में क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब राजनीतिक परिस्थितियों पर आते हैं। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को अमित कात्याल की गिरफ्तारी के बाद किस प्रकार से परिवर्तित होने की संभावना नजर आ रही है, या बिहार में परिवर्तन की बजाय कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बिहार में महागठबंधन का ही वोट बढ़ रहा हो। दोनों ही परिस्थितियों को हम देखने की कोशिश करते हैं। एक परिस्थिति, राष्ट्रीय जनता दल के सामने विकल्प क्या है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ा विधायक दल है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में जहां बहुमत का आंकड़ा 122 पर बनता है, उससे राष्ट्रीय जनता दल के पास 43 एमएलए कम है। 79 विधायक उनके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भी 78 विधायक हैं। लिहाजा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, एक विधायक उसके कम है राजद से, लेकिन बहुमत के आंकड़े से वो कोसों दूर है। तो इस परिस्थिति में बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जिस प्रकार की समझदारी दिख रही है, जिस प्रकार से चाचा भतीजे एक होकर काम कर रहे हैं, उसको तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी। जरा अगस्त सितंबर 2022 के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को यदि देखें तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा। उस दौर में भाजपा के लोग क्या कह रहे थे। तेजस्वी यादव को खुद मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वो बेकार नीतीश कुमार के पीछे घूम रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा था कि उन्हें खुद मुख्यमंत्री बनना चाहिए, भाजपा को इससे क्या मिलना था। तो पहली बात यह कि तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री पद संभालते हैं तो बिहार में जो एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है, उस वोट बैंक को बिल्कुल यूपी की तर्ज पर MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण, जो RJD के वोट बैंक का आधार है, उसके खिलाफ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के खांचे में फिट किए जाने का भरोसा बीजेपी के रणनीतिकारों को है कि बिहार का चुनावी नतीजा अपने मन माफिक प्राप्त किया जा सकता है। 17 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस 17 लोकसभा सीटों की संख्या को बीजेपी आगे बढ़ा सकती है, इसकी उम्मीद बीजेपी के लोगों को है यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तब की परिस्थिति में। लेकिन क्या तेजस्वी यादव इतने इमेच्योर पॉलिटिशियन है? लालू परिवार और खुद लालू यादव जो राजद सुप्रीमो है, राष्ट्रीय जनता दल के सर्वोच्च नेता हैं, भले ही कानूनी पचड़ों की वजह से, न्यायालय के आदेशों की वजह से वो सक्रिय रूप से भूमिका नहीं निभा सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन पार्टी की कमान उनके हाथों में। क्या लालू यादव इस चीज को नहीं समझते हैं? और लालू यादव के बारे में ये कहा जाए कि वो इस चीज को नहीं समझते हैं तो ये मुगालते में रहना होगा। लालू यादव बिहार की राजनीति की नब्ज को जिस तरीके से समझते हैं, नीतीश कुमार बिहार की सियासत की नब्ज को जिस तरीके से समझते हैं, सुशील कुमार मोदी जो इस मामले को लेकर के सामने आए थे, लैंड फॉर जॉब वाले मामले को लेकर, वो इस परिस्थिति को जिस तरीके से समझते हैं, दिल्ली में बैठा हुआ भाजपा, कांग्रेस या किसी भी दल का नेता बिहार के समाज और बिहार की सियासत को इन तीनों से बेहतर नहीं समझ सकता। यही कारण है कि भाजपा के लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव बन जाए, और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर आसीन करवाने की किसी भी गलती को लालू यादव अंजाम देना नहीं चाहते। और यही गलती करवाने के लिए कहा जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, पटना की गतिविधियों को करीब से देखने वाले लोग कह रहे हैं कि इसी गलती को लालू यादव से करवाने के लिए कि दबाव में ही सही वो झुक जाए और बिहार में अपने बेटे की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी के लिए तैयार हो जाए, इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। सब्सटेंशियल प्रूफ की बातें भी कही जा रही है अमित कात्याल मामले में, किसमें सब्सटेंशियल प्रूफ है, पुख्ता सबूत है, और पुख्ता सबूत का डर दिखा करके लालू यादव को मजबूर करने की कोशिशें हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो महाराष्ट्र के 11 मई के जजमेंट से खड़ा होता है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के निर्णय से खड़ा होता है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गवर्नर जब तक किसी मजबूत पार्टी की समर्थन वापसी सरकार से नहीं होती है, जिससे कि बहुमत का आंकड़ा गड़बड़ा रहा हो, तब तक किसी पार्टी के अंतर्विरोध, किसी विपक्षी दल के नेता की मांग पर गवर्नर किसी को बहुमत साबित करने के लिए सदन में नहीं कह सकते। और जब गवर्नर बहुमत साबित करने के लिए या तो जनता दल यूनाइटेड में कोई टूट फूट भी हो, तब भी नहीं कह सकते। टूट फूट पर फैसला लेने वाले गवर्नर कौन होते हैं, ये सवाल सीधे सीधे जस्टिस चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र मामले की सुनवाई में उठाया था। उनके जजमेंट में भी साफ साफ है कि तभी कुछ होगा जब तक कोई मजबूत दल जिससे बहुमत के आंकड़े पर असर पड़ता हो, उसकी समर्थन वापसी का पत्र गवर्नर के पास हो। क्या बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कितना भी दबाव बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर बना ले, लालू यादव में ये हिम्मत है? लालू यादव इतना बड़ा जोखिम ले सकते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार से वो समर्थन वापसी करा ले? नहीं ले सकते, क्योंकि जिस दिन आज की परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव या राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार की सरकार से समर्थन वापस लिया, उस दिन बिहार के 18% अल्पसंख्यक वोटर में 17.7% जनगणना से साबित हुआ है, लगभग 18.25%। इस 18.25% वोटर में यह संदेश चला जाएगा कि बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार को डिस्टेबलाइज किया गया है, ताकि बिहार की सीटें राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में अपनी सरकार चलाती रहे और लोकसभा की सीटें थाली में परोसकर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए सौंप दे। ये बातें बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स के बीच में घुस जाएगी और राष्ट्रीय जनता दल का MY समीकरण का आधार दरक जाएगा। इस बात को लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल बखूबी समझते हैं। ये जोखिम वो कभी नहीं उठा सकते कि नीतीश कुमार की सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार को गिराकर और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये कभी जोखिम नहीं ले सकते। हो सकता है बीजेपी अंदर खाने ये भी ऑफर दे रही हो कि आप अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए, JDU अगर नहीं टूटती है तो हमारे कुछ विधायक विधानसभा से वॉकआउट कर सकते हैं और आपकी सरकार का बहुमत साबित करवा देंगे। इस तरह की बातें अंदर खाने हो सकती है, कोई नहीं जानता। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बिहार में सरकार गिराने का जोखिम कौन लेगा। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा बड़ा सवाल भी है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार इस देश में मंडल पॉलिटिक्स के, मंडल पार्ट 2 के सबसे बड़े चेहरे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद पिछड़ा वर्ग का, दलित वर्ग का, आदिवासी वर्ग का, इन सब के बीच, इन सब के हितों के बीच जाति जनगणना का मुद्दा, आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा, ये सीधे सीधे इसका क्रेडिट नीतीश कुमार के खाते में जा रहा है। तो उस पिछड़ा विमर्श की राजनीति का केंद्र बन गए, दलित विमर्श की राजनीति का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन गए, अति पिछड़ा सियासत का पहले से अट्रैक्शन रहे नीतीश कुमार। इन सब के बीच में नीतीश कुमार की सरकार को डिस्टेबलाइज कराने का जोखिम भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी मजबूरियों से लेने की हद तक जा सकती है। राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन का कोई भी दल 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उस हद तक नहीं जा सकता। चाहे तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाए, चाहे तेजस्वी यादव गिरफ्तार न हो, चाहे राजद को तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की सूरत में उप मुख्यमंत्री बदलना पड़ जाए या उनके विभाग दूसरे मंत्रियों को देने पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार की सत्ता को चुनौती भारतीय जनता पार्टी देने की स्थिति में नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि तेजस्वी यादव तक ईडी किस दिन पहुंचती है। 16 तारीख तक अमित कात्याल की फिलहाल की हिरासत है, 16 तारीख तक पहुंचती है, छठ के पहले, जो बिहार का सबसे बड़ा लोक पर्व है, छठ के पहले तेजस्वी यादव तक पहुंचती है या छठ के बाद पहुंचती है, ये देखा जाना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव तक ईडी पहुंचेगी, इस संभावना से अब इनकार करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। देखते हैं बिहार की सियासी परिस्थितियों में बदलाव की उम्मीद रखने वालों को कितनी सफलता मिलती है और बिहार की सियासी परिस्थितियों के सहारे नई दिल्ली को जीतने की उम्मीद रखने वालों को कितनी सफलता मिलती है। इन्हीं दोनों उम्मीदों के बूते 2024 की बिसात न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर पूरे देश में बिछती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।